जय हिंद एवरीवन। यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग फिर से जो है अपना करंट अफेयर सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो ये 1 ईयर करंट अफेयर सीरीज है। जो नए हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो पिछले एक साल का करंट अफेयर है, मान लीजिए कि अपना 28 मई को एग्ज़ाम है यूपीएससी का, उसके बाद आपका पीसीएस का एग्ज़ाम होगा। तो बेसिकली इसके पिछले एक साल का जो है करंट अफेयर कवर कराया जाएगा, ठीक। तो ऑलरेडी जो है सितंबर मंथ का करंट अफेयर हम लोग कवर कर चुके हैं, और आज अभी जो है फिलहाल हम लोग अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर जो है वो कवर कर रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ में ऑलरेडी जो है पॉलिटी, आईआर और इकोनॉमी का एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा इस सीरीज में हम लोग जो पहला टॉपिक उठाते हैं वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक उठाते हैं, कि प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे जिससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उन टॉपिक्स को जो है प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स को मैं टारगेट करता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी कई टॉपिक्स कवर कर चुके हैं हम लोग। तो जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक यहाँ पे जो कुछ आप देखना चाहते हैं, कुछ फैक्ट्स कवर करना चाहते हैं, तो पहला लेक्चर जो है, जो पहला टॉपिक है वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक उठाता हूँ। तो जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं ऑलरेडी 14 लेक्चर जो है रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो आप जाके कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है जो उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके बाद हम लोग जो है मैगजीन से कवर करते हैं, जो मैगजीन के टॉपिक्स हैं उससे हम लोग कवर करते हैं। तो आज जो है पहला टॉपिक मैंने उठाया है प्रीलिम्स से स्पेसिफिक क्लासिकल डांस, ठीक। तो क्लासिकल डांस हमने उठाया है। कल हम लोगों ने क्लासिकल लैंग्वेज कवर किया था। तो जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लासिकल डांस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आज हम लोग देखते हैं क्लासिकल डांस में है क्या, इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ठीक ठाक होते हैं। और अगर आप यूपीएससी का पेपर अगर आप ठीक से देखेंगे, पीसीएस की तो खैर पूछे ही जा सकते हैं, पीसीएस में तो पूछे ही जाते हैं, यूपीएससी का आप ठीक से देखेंगे तो यूपीएससी भी जो है उसका फेवरेट पोर्शन है, और ठीक ठाक क्वेश्चन इससे पूछते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक। तो 8 क्लासिकल डांस जो है जनरली संगीत नाटक एकेडमी जो है, संगीत नाटक एकेडमी, ठीक, संगीत नाटक एकेडमी की तरीके से एकेडमी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत एकेडमी है जिसने रिकॉग्नाइज किया है 8 क्लासिकल डांस, ठीक है। इसके अलावा चाहू डांस, एक चाहू डांस है जिसका नाम आप सुनते होंगे, जो कि जनरली ओडिशा और झारखंड रीजन में एक तरीके से डांस फॉर्म है, उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिकॉग्नाइज करते हैं एज क्लासिकल डांस। लेकिन एज ऑफिशियल संगीत नाटक अकेडमी जो है वो 8 डांस को, टोटल 8 ऐसे डांस है जिनको क्लासिकल डांस कहती है, ठीक है। उन्हीं डांस का डेपिक्शन जो है इस तरीके से, इसका फोटोग्राफ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिशी, सत्तरिया, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको इन 8 क्लासिकल डांस के नाम याद होने चाहिए, सबसे पहली बात। तो सबसे पहली बात आपको क्या प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए कि आपको इनके नाम पता होना चाहिए, ठीक है। जो कि डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, पीसीएस में तो डायरेक्टली पूछ सकता है भाई ये क्लासिकल डांस है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात किस स्टेट से है, क्योंकि हर क्लासिकल डांस जो है किसी रीजन या किसी स्टेट से जनरली वो बिलोंग करता है, जो कि उसका एक तरीके से एक हिस्ट्री है कि भाई वो कई सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से है, वो एक कहीं ना कहीं टेम्पल्स में या वहाँ की सोसाइटी में जो है वो एक तरीके से परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। तो इसमें 8 क्लासिकल डांस है। सबसे पहले हम लोग जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु से है, ठीक। इसके अलावा आपका जो कथक है, कथक ये नॉर्थ इंडिया, चलिए नॉर्थ इंडिया जो है अपना मान लीजिए यूपी है, ठीक है। तो इधर भी एक तरीके से परफॉर्मेंस इसका होता था। इसके अलावा जो कथकली है ये केरला से है, ठीक है। तो केरला रीजन में एक ये डांस ड्रामा परफॉर्मेंस होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरला, मणिपुरी नाम से पता चल रहा है मणिपुर रीजन में, ओडिशी नाम से पता चल रहा है ओडिशा, और सत्तरिया जो है ये आसाम, ठीक है। तो सबसे पहले बात जो है किस स्टेट या किस रीजन से जो है ये डांस जो है वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पे फेमस है, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा डिटेल में जो है एक एक डांस को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं और इससे क्वेश्चन बनते हैं। आप मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जनरली बनते हैं, तो वो बेसिकली जो आपको पता होना चाहिए, और कौन से क्वेश्चन आए हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो ये थोड़ा जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और जितने मैं फैक्ट्स बताऊंगा वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही, इसके अलावा भी जो है आप डिटेल में जाके इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले भरतनाट्यम जो पहला जो क्लासिकल डांस है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो उससे पहले भी जो है हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो अपना एक तरीके से जो डांस है, डांस तो क्लासिकल डांस जो है उसकी स्टडी जो है, उसका एक टेक्स्ट था, एक बुक थी पहले से। वो बुक जो थी भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी, नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र जो है उसमें डांस के बारे में बताया गया था, जो कि भरत मुनि जो है इसको एक बुक को लिखे थे, ठीक है। इसमें जो 3 कंपोनेंट बताए गए डांस को लेके, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उसमें एक कंपोनेंट है नाट्य। नाट्य अगर हिंदी में लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं नाट्य, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है नृत्य, नृत्य, ठीक है, नृत्य, ठीक है। तो हिंदी में हो सकता है ये थोड़ा सा मैं गलत लिखूं, ठीक है।
तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये इस तरह से लिखा जाएगा, नृत्य, नृत्य, ठीक है, नृत्य, आधा त, नृत्य, ठीक है। इसके अलावा नृत्य, नृत्य, ठीक है, तो नृत्य, ठीक है। तो नाट्य, नृत्य और नृत्य, ठीक है। इन सभी का मतलब आपको पता होना चाहिए। नाट्य का मतलब साफ साफ समझ लें, नाट्य का मतलब नाटक से है, समझ रहे हैं ना। कुछ अगर ड्रामेटिक एलिमेंट है, कुछ ड्रामेटिक अगर एलिमेंट है, समझ रहे हैं ना, अगर कुछ ड्रामेटिक एलिमेंट है, कुछ ड्रामा तरह का है, तो उसको जो है एक तरीके से, उसको जो एक तरीके से क्या कहेंगे, वो नाट्य है, ठीक है। नृत्य मुझे लग रहा है इसका कुछ गलत है, स्पेल इसका गलत मैंने लिखा है, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। नृत्य जो वर्ड है ये डांस मूवमेंट के लिए है, डांस मूवमेंट के लिए, डांस मूवमेंट होती है उसके लिए जो है ये नृत्य वर्ड जो है ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको इसकी टर्मिनोलॉजी जो है वो पता होना चाहिए। नृत्य वर्ड जो है वो डांस मूवमेंट के लिए है। इसके अलावा जो नृत्य वर्ड है, नृत्य, ये बेसिकली एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन होता है, जो जेस्चर होता है, जो फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे का एक तरीके से जो एक्सप्रेशन दिया जाता है कि चेहरा गुस्से में है, चेहरा स्वीट सा है, ठीक है। तो वो जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशनल कंपोनेंट जो होता है, एक्सप्रेशन, आपके फेस का एक्सप्रेशन, आपके बॉडी का एक्सप्रेशन, समझ रहे हैं ना, तो वो एक्सप्रेशन जो है वो नृत्य में इंक्लूड हो जाता है। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं। और थोड़ा डिटेल से देखते हैं तो पहला जो एक तरीके से जो डांस है, जो क्लासिकल डांस है, वो भरतनाट्यम है। काफी पुराना डांस है, ठीक है, भरतनाट्यम, ठीक। तो भरतनाट्यम के बारे में आपको जो 2-4 पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला मैंने बताया कि ये तमिलनाडु जो रीजन है, तमिलनाडु रीजन, इसमें जो है एक तरीके से क्या है, एक तरीके से फेमस है, वहां से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके अलावा इस डांस को जो है दासी अट्टम भी कहते हैं, दासी अट्टम। अच्छा, इसको दासी अट्टम क्यों कहते हैं? तो दासी अट्टम इसलिए कहते हैं कि पहले जो एक तरीके से परंपरा थी इस रीजन में कि भाई जो परिवार की जो लड़कियां होती थी, उसको कम उम्र की लड़कियां या कोई ऑर्फन है, अनाथ है लड़कियां, ठीक है, उनको टेम्पल्स में जो है, उनको टेम्पल्स में जो है एक तरीके से दे दिया जाता था कि भाई भगवान की दासी बन गई, ये एक तरीके से जो टेम्पल में देवता है उनकी दासी है, और यहाँ पे जो है वो डांस सीखती थी और डांस भगवान के लिए ही एक तरीके से परफॉर्म करती थी। एक तरीके से दासी व्यवस्था जो एक तरीके से टेम्पल के लिए रखा गया था। इसमें कुछ एक तरीके से बाद में जो है कुप्रथा भी आ गई, एक कुप्रथा भी आ गई कि ऐसा एक एक तरीके से एक स्टडी किया गया कि भाई ऐसी कई दासियां थीं जिनके द्वारा जिनके ऊपर जो है एक तरीके से उनका शोषण होता था, जो महंत होते थे या कोई भी होता था उसको शोषण करता था, या राजा जो होते थे, तो एक कुप्रथा भी एक आ गई। लेकिन फिलहाल जो इन दासियों को जो एक तरीके से डेडिकेट किया गया था भगवान के लिए कि भाई भगवान के लिए डांस परफॉर्मेंस करेंगी, तो दासी अट्टम भी जो एक तरीके से आया था। और ये एक तरीके से टॉपिक आया था कि भाई ये सही है या नहीं है, इस तरीके से उनका शोषण या उनका जो है टेम्पल में इस तरीके से रहना या ये करना, ठीक है, उनके ऊपर एक तरीके से दास व्यवस्था या स्लेव एक तरीके से उनको बना के रखा गया। इसके अलावा जो ये अब भारतनाट्यम है, इसका जो टेक्स्ट है, एक बुक जो एक तरीके से कहिए कि पहले किताब, एक तरीके से एक जो टेक्स्ट है अभिनय दर्पण, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभिनय दर्पण जो है, अभिनय दर्पण, ठीक है, ये बेसिकली नंदीकेश्वर, ठीक है, तो नंदीकेश्वर, तो नंदीकेश्वर, ठीक है, तो ये बेसिकली जो है लिखे थे नंदीकेश्वर। तो ये आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतनाट्यम जो है उसके लिए किताब लिखी गई अभिनय दर्पण नंदीकेश्वर के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा भरतनाट्यम को एकाहारी कहा जाता है, एकाहार्य, ठीक है, एकाहार्य, ठीक, एकाहारी कहता है। एकाहारी इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक ही डांसर होता है, वन डांसर, एक ही डांसर रहेगा और वो कई रोल, समझ रहे हैं ना, वो कई रोल अदा करेगा, एक ही डांसर रहेगा, वो कई तरीके का रोल, वन डांसर मेनी रोल। ये सभी अगर आप प्रीलिम्स आप देखेंगे यूपीएससी का, तो इसी तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एकाहारी है, एक डांसर है, सोलो डांस है या कई डांसर हैं, तो वो सभी चीज़ें डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये मैंने बताया कि ये टेम्पल्स में जो है परफॉर्म किया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें फेमस कुछ अगर नाम हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो फेमस हैं इसमें, तो एक का नाम है कृष्णा, कृष्णा अय्यर, तो कृष्णा अय्यर, ठीक है, ये इसके लिए फेमस है। इसके अलावा रुक्मिणी देवी अरंदेल, तो रुक्मिणी देवी अरंदेल, तो आपको जो ये भी फेमस नेम्स जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, जो फेमस हैं इस डांस को लेके, उनके नाम जो है आपको पता होना चाहिए, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ठीक है। तो भारतनाट्यम के बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने बताए। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स आपको भी जो है जाके एक बार पता करना पड़ेगा, आपको भी जगह जाके डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट डांस पे, कथक, कथक पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो कथक जो डांस है ये भी काफी इंपॉर्टेंट डांस है, नॉर्थ इंडिया जो अपना रीजन है, यूपी का रीजन, इधर परफॉर्म किया जाता था। तो इसमें जो कथक डांस है जनरली मुगल्स के जो कोर्ट हैं, जो मुगल दरबार होते थे, मुगल कोर्ट, तो मुगल कोर्ट में परफॉर्म जनरली किए जाते थे। और जो सबसे फेमस हुआ जिनके जिनके टाइम पे, वो बेसिकली वाजिद अली शाह, जो अवध के एक तरीके से नवाब थे, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे, ठीक है, अवध के नवाब थे,
तो इनके कोर्ट में जो है ये काफी फेमस हुआ था कथक, ठीक है। अब कथक जो है ये टर्मिनोलॉजी कथा से आ रही है। कथा हिंदी वर्ड है। कथा मतलब क्या होता है, एक तरीके से कोई स्टोरी होती है। पुराने टाइम पे स्टोरी को कथा कहते थे, ठीक है, कथा। तो उससे जो है कथक आया है। तो इससे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ जो डांसर है वो एक तरीके से स्टोरी नरेट करेगा, स्टोरी बताएगा अपने डांस के थ्रू, मतलब अपने डांस के थ्रू जो है वो स्टोरी नरेट करेगा, स्टोरी बताएगा, ठीक है। ये आप समझ में आपको आ रहा होगा। तो इसमें स्टोरी जनरली राधा कृष्ण की होती है, ठीक है। तो राधा कृष्ण की जो भी स्टोरी है वो जनरली होती है। और इसके अलावा जो है रासलीला, रासलीला का मतलब क्या होता है, रासलीला बेसिकली राधा कृष्ण के जो डांस हैं, राधा कृष्ण और गोपियां, उनके जो एक तरीके से डांस फॉर्म है उसको रासलीला कहते हैं, ठीक है। तो उसकी स्टोरी एक तरीके से क्या होता है, डांस के थ्रू बताया जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डांस पे। तो इसमें जो दो तीन नाम आपको याद रखने हैं कथक के लिए, जो कि फेमस नेम है, फेमस पर्सनालिटी हैं, बिरजू महाराज और सितारा देवी, ठीक है। तो बिरजू महाराज और सितारा देवी, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाए कि बिरजू महाराज कथक से अटैच थे या कथक से जुड़े हुए थे, तो हाँ, सितारा देवी जो थे और बिरजू महाराज, इन दोनों का नाम आपको कथक से जुड़े थे ये आपको पता होना चाहिए। और सोलो परफॉर्मेंस होता है इसमें भी, जो है अकेला एक व्यक्ति जो है परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। अब आइए कथकली, ठीक है। तो कथकली के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कथकली रीजन मैंने आपको क्या बताया, कहाँ पे होती, कहाँ से फेमस है, कथकली केरला से है, ठीक है। तो कथकली जो है वो कहाँ से है, केरला, ठीक है। तो केरल से है जो है ये कथकली है, ठीक। अब कथकली जो है ये भी एक तरीके से, इसमें भी क्या होता है, म्यूजिक होता है, म्यूजिक बज रहा है, डांस होता है, ड्रामा होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। डांस ड्रामा मतलब एक्टिंग होती है। इसमें आप जैसे कथकली का देखेंगे तो ये कथकली है, देख रहे हैं ना। ये आप लोगों को पिक्चर्स में भी जो है ये देखने को मिलता होगा कथकली, ठीक है। इसमें क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, अलग अलग कलर से जो होते हैं वो फेस पेंटेड होते हैं। फेस क्या होते हैं, पेंटेड होते हैं, ठीक है। तो उनके जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं वो दिखाते हैं भाई वो गुस्से में है। अलग अलग कलर भी जो हैं उनके फेस एक्सप्रेशन को ही करने के लिए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें हैवी मेकअप होता है, जैसे कि दिख रहा है कि हैवी मेकअप होता है, हैवी मेकअप होता है। कॉस्ट्यूम भी इनका एक तरीके से काफी अतरंगी तरीके से होता है, ठीक है। बिग स्कर्ट, बिग हेड ड्रेस। इसके अलावा जो है डांसर जो होता है, जो भी डांसर होता है वो कई रोल अदा करता है। डांसर टेक मेनी रोल, डांसर टेक मेनी रोल। जनरली रोल जो है वो किंग का ले लेगा, मान लीजिए राजा का ले लेगा, समझ रहे हैं ना, किंग का ले लेगा या गॉड का ले लेगा, भगवान का ले लेगा, एक ही डांस में जो है। इसके अलावा डेमन, मान लीजिए राक्षस का ले लेगा, ठीक है। तो कई तरीके का रोल जो है एक ही डांस में लेता है। इसके अलावा जो दो नाम आपको याद करना है इसमें, रमन कुट्टी नायर, रमन कुट्टी नायर, रमन कुट्टी नायर, ठीक है। तो रमन कुट्टी नायर जो हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कलमन कलम दलम गोपी, तो कलम कलम दलम गोपी, ठीक है। तो इनका नाम जो आपको पता होना चाहिए। तो कथकली के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आइए कुचिपुड़ी, ठीक। तो कुचिपुड़ी जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कहाँ से है बताइए, आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी जो ये डांस है कुचिपुड़ी, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बेसिकली डिटेल बता रहा हूँ। इसको और डिटेल में जाके आपको एक बार पढ़ना है। मैं आपको जो है थोड़े बहुत फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो ये कौन सा रीजन है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कुचिपुड़ी। इसमें भी क्या होता है, डांस ड्रामा होता है और इसमें ग्रुप ग्रुप परफॉर्मेंस भी होती है, ठीक है। तो ग्रुप परफॉर्मेंस भी जो है इसमें होती हैं और सोलो भी होती है, मतलब अकेला व्यक्ति भी करता है। और एक तरीके से फॉर्म ऑफ यक्षगना है, फॉर्म ऑफ यक्षगना है। अब आप जो है वीडियो देखने के बाद मुझे बताइएगा कि ये जो यक्षगण है, यक्षगान कह लीजिए, तो ये यक्षगान जो है वो कौन से स्टेट में फेमस है। आप मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि यक्षगान जो है ये कौन से स्टेट से है। अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप गूगल कीजिएगा। ये काफी फेमस है और एक तरीके से ये डांस ड्रामा ही है। इसी का एक फॉर्म जो है वो कुचिपुड़ी है, ठीक है। तो डांस ड्रामा है यक्षगान। इसके अलावा जो कुचिपुड़ी जो स्टाइल है वो आप ये क्या कहते हैं, सिद्धेंद्र योगी थे, सिद्धेंद्र योगी। तो इनके द्वारा बेसिकली ये एक तरीके से बनाया गया था। और इसमें जो दो नाम आपको पता होना चाहिए, यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और राजा रेड्डी जो है वो कुचिपुड़ी से जुड़े हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा यक्षगान जो है वो कौन से स्टेट्स में फेमस है, ठीक है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम कौन से स्टेट का मैंने बताया था, केरल, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम मैंने आपको बताया था, मोहिनीअट्टम ये कहाँ से बताया था मैंने, मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम जो है ये केरल, तो ये कहाँ से है, केरल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये बेसिकली क्या है, ये सोलो, ये भी सोलो परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये भी सोलो परफॉर्मेंस होता है और ये बेस्ड ऑन मोहिनी। तो मोहिनी एक अवतार था, जैसा कि आप लोग पुराण भागवत पुराण है उसमें इसका वर्णन है। और आप लोग जो सीरियल देखते होंगे, जो कि इसमें कृष्ण और विष्णु के अवतार दिखाए जाते हैं,
तो उसमें बेसिकली यही है, जो मोहिनी अवतार लिया गया था कि जब अमृत को लेके जो समुद्र मंथन हुआ था उनसे अमृत निकला था, तो अमृत को लेके जब झगड़ा था देवताओं और राक्षसों में, तो बेसिकली उस टाइम भगवान विष्णु का ये अवतार था, तो विष्णु का इनकारनेशन था भगवान विष्णु का, उसमें मोहिनी अवतार लिया गया था और एक तरीके से जो है अमृत जो है वो देवताओं को एक तरीके से उन्होंने बांट दिया था। ठीक है, तो ये मोहिनी उसी अवतार पे बेसिस पे ये है। और इसमें जो है ये त्रावणकोर जो रीजन है, त्रावणकोर, तो त्रावणकोर आप पढ़ते हुए केरला का रीजन है, कैपिटल था शायद, तो त्रावणकोर जो रीजन है वहां पे ये फेमस था। और वहां के जो राजा थे कार्तिक तिरुनल, तो राजा जो थे महाराज कार्तिक, तो कार्तिक तिरुनल जो थे, कार्तिक तिरुनल, ठीक है, कार्तिक तिरुनल, तो इन्होंने फेमस किया था और स्ट्रक्चर किया था, स्ट्रक्चर नहीं था इसका ठीक से, तो उसको स्ट्रक्चर किया था। और इसमें रियलिस्टिक मेकअप होता है, जैसे यहाँ पर वो दिखेगा मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम आप देखिए तो काफी इसमें कॉस्ट्यूम में जो है यहाँ पे ये सब तड़क भड़क जो है काफी ज्यादा कॉस्ट्यूम है, इसमें बहुत ही रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम होता है। और इसमें जो सुनंदा नायर और पल्लवी कृष्णन, दो नाम आपको याद रखने हैं, सुनंदा नायर, ये सभी नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और एग्जाम में आपसे पूछ दे या आपसे डायरेक्टली पूछ दे प्रीलिम्स में कि भाई ये किस किस डांस से जुड़े हुए हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए, पल्लवी कृष्णन, ठीक है, पल्लवी कृष्णन। इसके अलावा जो लास्ट के अभी 5 डांस कवर हो चुके हैं हम लोग का, ये 5वां था। छठा जो हम लोग का है वो है ओडिशी। ओडिशी जो है, ओडिशी, ओडिशी नाम से पता चल रहा है किस रीजन से ये होगा, ओडिशा, ठीक है, तो ओडिशी जो है ये रीजन है ओडिशा से है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस जो है इसमें बेसिकली जो परफॉर्मेंस है ये बेस्ड है लॉर्ड विष्णु इनकारनेशन। तो लॉर्ड विष्णु इनकारनेशन मतलब भगवान विष्णु के जो अवतार थे, ठीक है, उनके बेसिस पे जो है, उनके बेसिस पे जो है ये उनके बेसिस पे जो है इनका एक तरीके से परफॉर्मेंस होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट था जो कि गीत गोविंद, तो गीत गोविंद आप बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं बता सकता हूँ आपको ये किसने लिखा था, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि ये गीत गोविंद जो है, जो हिंदी साहित्य वाले हैं उनको ही पता होगा कि ये गीत गोविंद जो है ये कौन से टेक्स्ट में, भक्ति साहित्य में आता है, भक्ति साहित्य में जिसमें राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में वर्णन है, खासकर रास लीला के बारे में वर्णन है। तो गीत गोविंद जो है ये एक तरीके से बुक है या टेक्स्ट है, ये किसने लिखा था ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, गीत गोविंद, ठीक है। सारे फैक्ट्स मैं नहीं बताऊंगा, अगर नहीं पता है तो गूगल कीजिए, ठीक है। तो गीत गोविंद के बेसिस पे ये है। इसके अलावा देखिए यहीं से क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, कौन से साल आया था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन आया था त्रिभंग, इसमें त्रिभंग पोस्चर जो है, त्रिभंग, त्रिभंग पोस्चर पे जो क्वेश्चन आया था कि त्रिभंग, अगर हिंदी में लिखा जाए इसको तो इस तरह लिखेंगे त्रिभंग, ठीक है। तो त्रिभंग पोस्टर पे जो है वो क्वेश्चन बना था। तो त्रिभंग से नाम चल रहा है कि 3 जगह पे कोई चीज टूट रही है, ठीक है, तो 3 जगह पे कोई चीज टूट रही है। तो त्रिभंग पोस्टर जैसे जनरली आप जो भगवान कृष्ण है, जो भगवान कृष्ण है उनके जो बॉडी पोस्चर होता है उनका वो त्रिभंग पोस्चर होता है। आप देखेंगे कि उनके जो एक तरीके से जो नेक होती है, जो उनका नेक होता है और जो उनकी कमर होती है, जो वेस्ट मान लीजिए, ठीक है, उनका वेस्ट, और जो उनका एक तरीके से क्या है पैर है, ठीक है, नेक और नी मतलब जो घुटना है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है एक तरीके से बैंड होता है, इन तीनों पोर्शन पे बैंड होता है। तो उनका एक यूनिक स्टाइल है भगवान कृष्ण का खड़ा होने का। आप कई टेम्पल्स में देखते होंगे कि नेक पे थोड़ा सा जो फ्लूट होता है, उनकी जो बांसुरी होती है वहां पे थोड़ा सा नेक उनका बेंड होता है, फिर वेस्ट जो है उनका बेंड होता है, और उनका नी जो है, जो घुटना है, अलग तरीके से बेंड होता है, मतलब क्रॉस जो है पैर का पोस्चर होता है। तो उनका एक यूनिक स्टैंडिंग पोजीशन है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो ये कृष्ण का त्रिभंग पोर्शन है और इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछी थी, आप एक बार चेक करिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो एक पोस्चर इसमें होता है चौक, इसमें एक चौक पोस्चर होता है जिसमें पोजीशन लाइक स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर तरह सा इसमें चूंकि त्रिभंग जो है ये 3 बैंड होते हैं, यहाँ यहाँ पे होते हैं जैसे बताया मैंने। इसके अलावा चौक होता है जो कि पोजीशन लाइक स्क्वायर होता है, ठीक है, तो पोजीशन लाइक स्क्वायर होता है, ठीक। इसमें जो आपको नाम याद रखने हैं, चौक मतलब चौकोर पता चल रहा है नाम से, तो ये सभी चीजें आपको पता। इसके नाम आपको है सोनल मानसिंह, तो सोनल मानसिंह का आप नाम याद रख सकते हैं, सोनल मानसिंह। इसके अलावा एक और नाम है जो कि केलूचरण मोहपात्रा, तो केलूचरण मोहपात्रा, इनका नाम आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट डांस है वो है सत्रिया। तो सत्रिया जो है ये भी काफी फेमस डांस है, सत्रिया, जो कि आसाम रीजन में है, सत्रिया। तो सत्रिया जो है ये भी फेमस है जो कि आसाम रीजन में एक तरीके से है, ठीक है, तो आसाम रीजन में सत्रिया है। और जो 15वीं शताब्दी थी, 15th एडी, ठीक है, तो 15th एडी में जो है एक तरीके से एक वैष्णव संत थे। तो वैष्णव नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, तो वैष्णव जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो विष्णु के भक्तों के लिए की जाती है, चाहे वो कृष्ण के हो भक्त हो, चाहे विष्णु के भक्त हो, चाहे राम के, मतलब विष्णु के कोई भी अवतार, कृष्ण हो या राम हो, और उनके कोई भक्त हैं उनको वैष्णव कहेंगे। तो वैष्णव संत थे जिनका नाम था शंकर देव। तो शंकर देव जो है ये फेमस थे वैष्णव संत, ठीक है, इनका नाम था।
इन्होंने बेसिकली जो है ये सत्रिया डांस जो है इवॉल्व हुआ था इनके टाइम पे। और ये 70 वर्ड, ये जो वर्ड यूज हो रहा है 17, ये बेसिकली मठ, जो वैष्णव मठ हैं, जो वैष्णव मठ हैं, जो सेंटर होता था वैष्णवों का, उसको सत्तर कहते थे, जो कि वहीं पे ये परफॉर्म किया जाता था, इसलिए इसको सत्रिया कहा जाने लगा। ठीक है, इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि भावना, भावना एक टर्मिनोलॉजी है जो कि इससे जुड़ी हुई है। गयान बयान, गयान बयान, ये भी इससे जुड़ी हुई है। सब डांस के एक तरीके से सत्रिया के अंतर्गत ही जो है ये एक तरीके से आ जाते हैं। और ये सभी जो है सत्रिया के बारे में इतना काफी होगा कि शंकर देव की जो है इनकी वजह से ये फेमस हुआ सत्रिया डांस। लास्ट का जो डांस बचता है वो है मणिपुरी। तो मणिपुरी जो है, जैसा नाम से पता चल रहा है, ये कहाँ से होगा, मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर से होगा। ठीक है, तो मणिपुरी जो है मणिपुर से है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, संकीर्तन होता है, संकीर्तन। तो आप लोग जैसे टर्मिनोलॉजी सुनते होंगे, हरि नाम संकीर्तन, तो वही चीज है ये। बेसिकली इसमें क्या है कि जो भगवान है उनके नामों का एक तरीके से कीर्तन होता है। और जैसे ग्रुप में होता है, जनरली ग्रुप में होता है, कई लोग जो है वो किरताल लेके, जो किरताल आप लोग देखते होंगे कि जो जो ब्रास होता है, जो पीतल होती है, उसका एक तरीके से क्या होता है, दोनों हाथों में किरताल होते हैं, उसको आपस में क्या करते हैं, बजाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, वो किरताल बजाते हैं और ग्रुप होता है, और भी इनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं और साथ में कीर्तन करते हुए चलते हैं। तो ये मणिपुर में फेमस है। ठीक है, जो कि जनरली जो है कृष्ण के भक्त ही जनरली करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 8 क्लासिकल डांस, इसके बारे में जो भी डिटेल थोड़ा बहुत फैक्ट चाहिए था मैंने बताया। इसके अलावा भी अगर हो सके आपको 2-4 कदम आगे बढ़ के थोड़े से फैक्ट्स और इकट्ठे करने चाहिए, और इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। तो आज हम लोग ठीक ठाक समय जो है क्लासिकल डांस पे दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग जो है अपने मैगजीन पे बढ़ते हैं, और मैगजीन में जो भी टॉपिक्स हैं उनको एक बार तेजी से जो है कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है इकोनॉमी से। इकोनॉमी पे एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, और अक्टूबर मंथ का जो है पॉलिटी आईआर, और पॉलिटी आईआर ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, और इकोनॉमी पे एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर है। ठीक, तो पहला जो है नोबेल प्राइज। तो इकोनॉमी में नोबेल प्राइज जब मिला है तो नोबेल प्राइज को थोड़ा डिटेल में देख लिया जाए। ठीक है, तो नोबेल प्राइज जो है, जो नोबेल प्राइज है यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो नोबेल प्राइज है जनरली दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, जो 6 एक तरीके से ऐसे 6 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर दिया गया है। ठीक है, पहला मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन जो है इसको फिजियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें दिया जाता है। इसके अलावा किसमें दिया जाता है बताइए आप, फिजिक्स, इसमें क्या है, फिजिक्स। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री। ठीक, इसके अलावा लिटरेचर, लिटरेचर। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमी, इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो पांचों हैं नोबेल प्राइज, ये पांचों जो हैं ये जनरली दिया जाता है बेसिकली रॉयल स्वीडिश एकेडमी, मतलब स्वीडन की एकेडमी है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी। ठीक है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ये जनरली देती है ये पांचों प्राइज। ठीक है, इसके अलावा एक पीस में होता है नोबेल प्राइज, जो पीस में दिया जाता है ये नॉर्वेजियन कमेटी देती है। नॉर्वेजियन कमेटी जनरली नॉर्वे में है। ठीक है, तो नॉर्वे एक कंट्री है। ठीक है, तो वहां से जो बेसिकली कमेटी है वहां की, वो बेसिकली पीस में देती है। तो आपको पता क्या होना चाहिए, जनरली जो नोबेल अवार्ड है ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे जनरली दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल होगा। जैसे अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे जो है ये शुरू हुआ था। ठीक है, 1901 में ये इंस्टीट्यूट हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, 1901 में। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे जो है ये दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट का एक तरीके से क्या किया था, आविष्कार किया था। ठीक है, डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, गन पाउडर वगैरह सबका किया था। तो उन्होंने बेसिकली इसका उनकी उनके विल के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार जो है ये शुरू किया गया था। ठीक है, और शुरुआत में जो है ये 5 क्षेत्र जो है एक तरीके से इसमें दिया गया, और इकोनॉमी में जो है बाद में 1968 में इकोनॉमी में एक तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ कि इकोनॉमी में भी दिया जाएगा। इसमें दिया क्या जाता है, एक तरीके से आपको मेडल दिया जाएगा। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ क्रोनो, ये वहां की करेंसी है स्वीडन की। ठीक है, वो दी जाती है। इसके अलावा आपको जो है, इसके अलावा आपको जो है क्या कहते हैं, एक तरीके से लॉरेट, इसको जो जो भी जो जिनको ये अवार्ड मिलता है, जिनको ये अवार्ड मिलता है उनको नोबेल लॉरेट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि रॉयल रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है वो अवार्ड देती है। ठीक है, और और जो है यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि मेडिसिन में जो है स्वीडन की कौन सी एकेडमी देती है। ठीक है, लिटरेचर में कौन सी एकेडमी देती है। तो ओवरऑल इसे कहा जाए कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है वहीं पे वही डिसाइड करती है कि भाई अवार्ड कौन देगा, और हर साल दिया जाता है, हर साल। ठीक है, इंडिया में कुछ ऐसे लोग जिनको मिला है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जिनको लिटरेचर के लिए मिला था 1913 में। ठीक है, सबसे पहले इन्हीं को मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात सीवी रमन,
सीवी रमन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो लाइट का एक प्रकार से स्कैटरिंग मतलब वो हो गया था पार्टिकल्स के द्वारा, जिसको रमन इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इनको मिला था सीवी रमन को। हर गोविंद खुराना, इनको मेडिसिन के लिए मिला था। इन्होंने बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस और जेनेटिक कोड के लिए किया था। इन सभी के नाम आपको पता होना चाहिए, इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसके अलावा मदर टेरेसा को पीस के लिए मिला था, इन्होंने काफ़ी जो है एक तरीके से हेल्प किया था ह्यूमैनिटी की। और इसके अलावा सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया था, तो उसके लिए इनको मिला था फिजिक्स में। और अमर्त्य सेन इकोनॉमी के लिए, जो हम लोग पढ़ते हैं ना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो है लॉन्च होती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसने बेसिकली जो है डेवलपमेंट का पैरामीटर्स कि भाई एजुकेशन के तहत होना चाहिए, या लोगों के हेल्थ देखा जाना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखी जानी चाहिए, ये सभी जो है महबूबुल हक जो थे वो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, और अमर्त्य सेन, इन्होंने मिल के एक तरीके से क्या किया था, वो ये पैरामीटर्स रखे थे ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बन सके, ठीक है। इसके अलावा वेंकट रमन रामकृष्णन, इनको केमिस्ट्री के लिए मिला था। कैलाश सत्यार्थी, जिनको हाल में 2014 में मिला था, जो बच्चे होते हैं उनको एक तरीके से क्या कहते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, और उनको एक तरीके से क्या क्या था, उनको किसी प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण से बचाने के लिए, ठीक है। और अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमी के क्षेत्र में मिला था, ठीक है, तो एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी मतलब गरीबी खत्म करने के लिए। इन सभी के नाम आपको पता होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए कि जो ये सभी क्षेत्र मैंने आपको बताए, इसमें 2022 में मैं अभी आपको बताऊंगा, इन 2022 में इन सभी के नाम पता होने चाहिए, किसको किसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ, जो आप याद कर लीजिएगा। और पीसीएस में आप देखिएगा कि जो यूपी पीसीएस है, उसमें देखिए जनरली पूछे जाते हैं ये सवाल कि भाई नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसको मिला, फिजिक्स किसको मिला। तो मेडिसिन के क्षेत्र में जो है वो स्वांते पब्बो को मिला। किसको मिला? स्वांते पब्बो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए मिला ये? जीनोम एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। तो जीनोम जीनोम एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, तो जीनोम एंड ह्यूमन इवोल्यूशन इसके लिए मिला। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। आपको पूरा नाम नहीं भी याद रहता है, आपको सिर्फ पब्बो याद रहेगा तो आपके ऑप्शन में रहेगा तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ पब्बो याद कर लीजिए कि कोई पब्बो है जिसको मेडिसिन में जीनोम और ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए तो, ये नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला है, ठीक है, फिजियोलॉजी। फिजिक्स में जो है वो एंटेंगल फोटोन, तो फोटोन के स्टडी के लिए एंटेंगल 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 फोटोन। फोटोन एक तरीके से क्या होता है? पार्टिकल, लाइट पार्टिकल्स में होता है फोटोन, एंटेंगल फोटोन, उसमें बेसिकली जो है इनको मिला। और इनके नाम जो है 3 लोगों को मिला है। जनरली नोबेल प्राइज जो है मैक्सिमम 3 लोगों को दिया सकता है। अगर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मैक्सिमम कितने लोगों को दिया सकता है, 3 लोगों को दिया सकता है, ठीक है। 1 लोगों को दिया सकता है, मैक्सिमम 3 लोगों को। तो एलियन एस्पेक्ट, इसके अलावा जॉन क्लॉजर, तो जॉन जॉन क्लॉजर, ठीक है, जॉन क्लॉजर। इसके अलावा एंटोन जेलिंगर, ठीक है, तो एंटोन जेलिंगर, ठीक है। आपको जैसे बेसिकली याद अगर करना है तो यूपीएससी जब भी नाम देगी तो यूपीएससी जो है आपको बेसिकली क्या करेगी? पूरा नाम देगी, आपको पूरा नाम देगी। तो आपको याद करने का एक तरीका है कि आप कोई भी एक, जैसे मान लीजिए इसका जो नाम है एक व्यक्ति का, एलियन एस्पेक्ट, तो आप इसका पूरा जो दूसरा जो वर्ड है उसको याद कर लीजिए, एस्पेक्ट, ठीक है। तो एस्पेक्ट का पहला वर्ड याद कर लीजिए ए, जो मैं तरीका याद करता हूँ, जिस तरीके से मैं याद करता हूँ, मैंने ए याद कर लिया। क्लॉजर का मैंने सी याद कर लिया, और जेलिंजर का मैंने जेड याद कर लिया, ठीक है। तो इसका एक तरीके से निमोनिक्स बन गया ए सी जेड। तो मुझे फिजिक्स में बस ए सी जेड याद रखना है। मेरे सामने अगर नाम रहेंगे एग्जाम के टाइम पे, मैं 3-4 बार अगर पढ़ा रहूंगा इसके नाम को, तो मुझे मेरे सामने बस अगर नाम रहेंगे तो मुझे ए सी जेड अगर याद रहेगा तो मैं देखते ही याद आ जाएगा मुझे एस्पेक्ट, क्लिंजर और जेलिंगर, इनको मिला है फिजिक्स में। एक तरीका मैंने ये याद कर रखा था। आप चाहे शुरुआत वाले वर्ड से कर लें, ए जेड ए जे ए, एलियन, जॉन, एंटोन, या तो आप जो पीछे वाला वर्ड है उससे आप याद कर लें। यही एक तरीका है, नहीं तो पूरा का पूरा नाम याद करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। मैंने यही तरीका किया था कि मैं एक जो अल्फ़ाबेट है, एक अल्फ़ाबेट बस मैं याद कर लेता था। और एक बार मैं 2-4 बार चूंकि पढ़ा रहता था तो एग्जाम के टाइम पे मुझे ऐसा कुछ पूछे तो मुझे याद आ जाता था, ठीक है। तो ये एक तरीका है याद करने का। बाकी आप अपना देख सकते हैं किस तरीके से आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। सिमिलरली जब केमिस्ट्री में देखेंगे तो केमिस्ट्री में मिला है कैरोलिन कैरोलिन बर्टोजी। तो ये इन सभी का नाम काफ़ी खतरनाक है, ठीक है। तो कैरोलिन बर्टोजी ऐसे याद नहीं होगा आपको, तो कुछ ना कुछ नेमोनिक्स बनाना पड़ेगा आपको दिमाग में। इसके अलावा मॉर्टेन मेल्डल, ठीक है, तो मॉर्टेन मॉर्टेन मेल्डल, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा व्यक्ति है उसका नाम है के बैरी शार्पलेस शार्पलेस
तो के बेरी, इसमें हो सकता है इसका जो अल्फ़ाबेट है वो गलत हो, एक बार चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग जो है वो सही है नहीं है। शार्प के बेरी, बेरी के बेरी शार्पलेस, ठीक है। तो मुझे जैसे याद करना होगा, मैं क्या याद करूंगा इसमें, इसमें मैं बी याद कर लूंगा, इसमें मैं एम याद कर लूंगा, और इसमें मैं जो है एक तरीके से क्या याद कर लूंगा, एस याद कर लूंगा, बी एम एस, ठीक है। तो मैं दूसरे वर्ड जो है इसका, उसके बेसिस पे मैं अपना एक निमोनिक्स बना लूंगा। अब मुझे केमिस्ट्री के लिए याद आ गया बी एम एस, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें बर्टोजी, मेल्डल और शार्पनेस का नाम एक साथ रहेगा, तो मैं सीधा बी एम एस से रिलेट करके उस पर टिक मार दूंगा। तो एक तरीका है याद करने का। लिटरेचर में जो है वो एनी एरनॉक्स, तो जहाँ एक व्यक्ति है वहां तो आप सिंपल याद कर सकते हैं एनी एरनॉक्स, और आपको एनी भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, या तो आप एनी याद कर लीजिए या एरनॉक्स याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी में किसको मिला है, बेन, बेन बर्नेके, तो बेन बर्नेके, ठीक है, बेन बर्नेके। और दूसरे हैं डगलस डायमंड, डगलस डायमंड, ठीक, डगलस डायमंड। और तीसरे हैं फिलिप डाइविक, तो फिलिप डाइविक, फिलिप डाइविक, ठीक है। तो इसमें बेसिकली या तो इस तरीके से बी डी पी, मतलब बैन डगलस फिलिप, आप बस एक ही वर्ड याद कीजिए, बैन डगलस फिलिप। इसमें भी शॉर्टकट ये है कि बी डी पी याद कर लीजिए। आप दो चार बार अगर बोले रहेंगे, याद किए रहेंगे, तो आपको एग्जाम के टाइम पे याद आ जाएगा, बैन डगलस फिलिप, ठीक। एक यही तरीका है। और पीस में जो है, पीस में एक व्यक्ति को मिला है जिसका नाम है एलएस, एलएस बाइलित्स्की, तो इनका नाम है एलएस बाइलित्स्की, ठीक है। तो एलएस बाइलित्स्की, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको तरीका बताया याद करने का। आप जो है एक बार खुद से जो है सर्च करके आपको गूगल पे मिल जाएगा, इन सभी के नाम याद कर लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछता है, यूपीएससी पक्के से पूछ देगी भाई केमिस्ट्री में जो है किनको किनको नोबेल प्राइज मिला, क्यों मिला, ठीक। अब आइए इकोनॉमी के नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो इकोनॉमी पे, हाँ, तो अभी फिलहाल ये जो है, जो इकोनॉमी में जो उसको मिला है, जो अपना अवार्ड मिला है, इनको मिला है, किसको मिला है, बेन बर्नेके को मिला है, डगलस डायमंड को मिला है, फिलिप डाइविक को। इनको बेसिकली जो है एक तरीके से जो है, जो डिप्रेशन जो हुआ था 1930 में, हुआ क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था 1990 के टाइम पे, 1919 के टाइम पे वर्ल्ड वॉर वन, उसके बाद बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है, जो कई कंट्रीज थे उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी, ठीक है। तो उसी के असर था कि भाई 1929 के आसपास जो है बहुत ज़्यादा समस्या आ गई थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। तो उस समय जो है उसके ऊपर जो है इन्होंने रिसर्च किया था, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने बताया कि भाई बैंक जो है, बैंक का जो जो बैंक होती हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमी के, जिस टाइम इकोनॉमी जो है एक तरीके से डिप्रेशन में जाती है, रिसेशन में जाती है, उनका बैंक का उस समय काफ़ी रोल होता है। और बर्नेके का जो है एक तरीके से जो 2008 वाला, 2008 के टाइम पे भी जो है, जो यूएस फेडरल रिजर्व एक तरीके से क्राइसिस हुआ था और इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, उस समय भी जो था बर्नेके का काफ़ी रोल था यूएस की फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल करने में, समझ रहे हैं ना। तो उसके बेसिकली रिसर्च इन्होंने इस पे किया था, उसके लिए इनको जो है ये नोबेल प्राइज दिया गया है। तो बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस पे इन्होंने स्टडी किया है, जिसके जिसके बेसिस पे इनको जो है नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। अब आई डिजिटल बैंकिंग यूनिट, तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा डेडिकेट किया है कंट्री को, डिजिटल बैंकिंग यूनिट, उसको लेके ये न्यूज में आया। तो भाई हम लोग सब कुछ देखेंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट होता क्या है, ठीक है। तो टोटल 75 जो है, जो कि अमृत महोत्सव चल रहा है, अपने देश को आज़ाद हुए 75 ईयर लगभग हुए हैं, तो उसको लेके जो है एक तरीके से जो है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट 75 सिटी में, ठीक है। तो 75 सिटी में जो है वो डेडिकेट किया गया है। एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट है, अगर सक्सेसफुल रहा तो ऑल ओवर इंडिया जो है इसको किया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात तो चलिए, डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है एक तरीके से डिजिटल भारत के तहत जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए किया गया है, कि भाई लोगों को किस प्रकार से बैंक से जोड़ा जाए, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो बैंक से कैसे जोड़ा जाए लोगों को, और जो बैंक फैसिलिटी देती है, बैंक क्या क्या फैसिलिटी देती है, चाहे वो कैश डिपॉजिट हो, आपका कैश लेती है, आपको लोन देती है, समझ रहे हैं ना, कि आपको कैश देती है, आपको क्रेडिट कार्ड इशू करती है, डेबिट कार्ड इशू करती है, या एटीएम आप यूज कर सकते हैं जनरली, समझ रहे हैं ना, या चेक बुक इशू करती है, आप पासबुक पे अपना क्या करते हैं, प्रिंटिंग कराते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी बैंक देती है। तो होता क्या कि जब बैंक जो होती है उसके ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा आता है, आप जाते होंगे बैंक स्टाफ जो होते हैं काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में होते हैं। तो बेसिकली जो है ऐसे कुछ फैसिलिटी दी गई है, समझ रहे हैं ना, इसके अंतर्गत, कि भाई जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे आप गाँव के एरिया में जाएंगे, तो आपको जो है एक बैंक से दूसरे बैंक की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, या जो लोगों से बैंक की दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी कम संख्या में बैंक है। तो लोगों को फैसिलिटी के लिए जो है बैंकिंग के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, मिनिमम 5-10 किलोमीटर जाएंगे तो जाके उनको बैंक मिलेगा।
तो ऐसा खोला कि भाई कुछ ऐसे जो है डिजिटल बैंक यूनिट, ऐसे कुछ डिजिटल बैंक यूनिट जो है वो बनाए जाएं, समझ रहे हैं ना, जो एक तरीके से बैंक वाली सर्विस आपको दे सके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, वहाँ कुछ मशीनें इंस्टॉल कर दी जाएंगी या किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाएगा। वहाँ पे सेल्फ सर्विस जोन भी रहेगा, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप खुद से कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे एटीएम भी रहेगा ताकि आप कैश निकाल सकें, ठीक है। कैश डिपॉजिट मशीन भी रहेगा ताकि आपको कैश डालना है अकाउंट में तो आप डाल सकें। आप खुद से जो है, खुद से प्रिंट पासबुक जो है प्रिंट कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, बिल्स टैक्स ये सभी पे कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल असिस्ट जोन होगा, मतलब कुछ रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा, समझ रहे हैं ना, कुछ स्क्रीन होगी इस तरह से जो आपको सहायता करेगी, आपको सहायता करेगी कि भाई किसी प्रकार के सर्विस है उसको किस प्रकार से जो है, सामने अगर मशीन पड़ी हुई है तो उससे किस प्रकार से जो है आप मशीन से अपना काम जो है कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो एक डिजिटल एक तरीके से वहाँ पे सर्विस के लिए आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कुछ रहेगा, ठीक है। तो डिजिटल बैंक यूनिट कुछ नहीं है, समझ लीजिए एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग हो गई या एक तरीके से हॉल होगा या रूम होगा, उसमें कुछ मशीनें होंगी, वहाँ पे सेल्फ जो कुछ ऐसी सर्विसेज होंगी, सेल्फ सर्विस होंगी, आप खुद से वो सर्विस जो है आप कर सकते हैं। और एक डिजिटल असिस्टेंस यूनिट भी होगा या कोई व्यक्ति भी अपॉइंट किया जा सकता है जो आपको एक तरीके से ये भी कैश डिपॉजिट करना हो, कैश निकालना हो या और भी कोई फैसिलिटी, डेबिट कार्ड इशू करवाना हो, तो वो जो है इजीली वहाँ से हो सकता है। एक तरीके से बैंक से बर्डन, ये इससे फायदे क्या होंगे कि दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो रिमोट एरिया हैं, उनको जो है बैंकिंग से जोड़ा जा सकेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, लोगों की जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बढ़ेगी, ठीक है। लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, डिजिटल इकोनॉमी जो हम लोग का टारगेट है वो इंक्रीज होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसमें जो है आरबीआई एक्ट के तहत, जो आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट के तहत जो है बेसिकली जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं वो बेसिकली जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है। और इसको टायर 1 टू टायर 6 सिटी सभी जगह जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, फिलहाल जो है 11 पब्लिक सेक्टर बैंक, 11 पब्लिक सेक्टर बैंक और 12 प्राइवेट बैंक और 12 प्राइवेट बैंक और एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को इसको अलॉट किया गया है कि भाई आप ये 75 जो है ये बनाइए, ठीक है, इसका जो है तरीके से सेटअप करिए, ठीक है। ये बेसिकली प्रयास किया जा रहा है। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएगी, लोगों को कैसे कैसे एटीएम से पैसे निकालने हैं, कैसे डिपॉजिट करने हैं, उनके कन्वीनियंस के लिए, उनकी सुविधा के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, समझ रहे हैं ना। और मान लीजिए जैसे गांव एरिया में आप जाते होंगे, वहाँ पे एक तरीके से एक चेक होता है कि भाई जो सूदखोर लोग होते हैं, जो सूदखोर होते हैं, वो बेसिकली जो है, जो थोड़ी बहुत जिनको रकम चाहिए होती है, 2,000 4,000 रुपया चाहिए होता है, उनसे उनके थ्रू जो है बेसिकली वो क्या करते हैं, वो रुपया लेते हैं और काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करते हैं। जो सूदखोर होते हैं ये काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं गरीबों से, चाहे जिनको पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि बैंक जो है जनरली 1,000 2,000 4,000 रुपया ऐसे इतना लोन नहीं देती है, ठीक है। तो ये आसानी से इनको दे देते हैं, दोनों का मतलब पूरा हो जाता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट ठीक ठाक चार्ज करते हैं। तो भविष्य में क्या होगा, कुछ फिनटेक कंपनी जो हैं उनको बेसिकली जो है इससे अटैच किया जाएगा। तो फिनटेक कंपनीज क्या होती हैं, फाइनेंशियल एक तरीके से कंपनी होती हैं, समझ रहे हैं ना, फाइनेंशियल कंपनी होती हैं जो बैंक वाली सुविधाएं आपको देती हैं, जो बैंक आपको सुविधा देती है कैश ट्रांसफर करने का, ये सब करने का, वो वही 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 जो एक तरीके से सुविधा दे, जो लोन, तो ये आपको लोन भी देगी, आपको कैश ट्रांसफर भी कराएगी। तो इन फिनटेक कंपनी को जो है, जो इन इन फिनटेक कंपनी को है एक तरीके से अटैच किया जाएगा, समझ रहे हैं ना इससे। तो उससे क्या फायदा होगा, जैसे कई फिनटेक कंपनी हैं, जैसे कि आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे जुपिटर है, नियो है, रेजर पैक्स है, इसके अलावा पेटीएम वगैरह भी हो गया। तो ये सभी लोन भी देती हैं, क्रेडिट कार्ड भी इशू करती हैं, ठीक है। तो इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के थ्रू बेसिकली अटैच करके आपको इस तरीके से ये सुविधा जो है ये दी जा सकेगी कि भाई किसी को छोटा मोटा लोन चाहिए या कुछ चाहिए, उससे फायदा लिया जा सकेगा। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट कुछ नहीं है, एक छोटा सा यूनिट गांव में, दूरदराज क्षेत्र में हर जगह जो है सेटअप किया जाएगा, ताकि एक तरीके से जो बैंक पे भार है वो कम हो और लोगों में फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोगों के बैंक अकाउंट जो कि खुलवाया गया था, सबसे पहले आधार डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सबका आधार ओपन किया गया, उसको फिर बैंक अकाउंट से जोड़ के ओपन कराया गया, लेकिन वो अकाउंट ठप के ठप रह गए। लेकिन उसको किस प्रकार से लोगों से जोड़ना है, तो वो एक तरीके से ये इनिशिएटिव लिया गया है। अभी देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो डिजिटल बैंक यूनिट आपको समझ में आ गया हो क्या है इसमें, कुछ नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका वो है आपका ये पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पर्टी रिपोर्ट, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पर्टी रिपोर्ट, तो मैंने कई बार पहले भी आपको बोला है कि जो पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पर्टी है, ये एक तरीके से जो है वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है ये रिपोर्ट। तो ऐसे जितने भी रिपोर्ट होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक रिलीज करती हो, चाहे आईएमएफ रिलीज करती हो,
चाहे वो अंकटाड है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिलीज करती हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो कोई भी इस तरह की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की कई सारी ऑर्गेनाइजेशन वो रिपोर्ट करती हैं, तो कोई भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर रिपोर्ट करती है तो वो यूपीएससी और पीसीएस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक रिलीज की, आपको पहली बात तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि जो ये रिपोर्ट जो ये रिलीज किया वर्ल्ड बैंक, इसमें ढेर सारी फाइंडिंग्स रही। फाइंडिंग ये रही कि जो हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट लिया है 2030 का, कि 2030 तक अपने को एक्सट्रीम पॉवर्टी अपने को खत्म करना है, समझ रहे हैं ना। ये टारगेट लिया था, तो ऐसा देखा गया कि भाई कोविड की वजह से, चूंकि कोविड की वजह से जो है काफी लोगों की नौकरियां चली गई, जो डेली बेसिस पे जो दिहाड़ी लोगों पे काम करते थे उनको काम एक तरीके से लॉकडाउन हो गया, चले गए, तो उससे बेसिकली क्या हुआ, उनको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उनको असर पड़ा उनकी। और ये जो अपना जो एक तरीके से ग्राफ जो नीचे आ रहा था, जो सो ग्राफ जो था, ऐसा ग्राफ देखा जाए जो पॉवर्टी का ग्राफ है, तो वो बेसिकली जो है, मान लीजिए कि 810 मिलियन, ऐसा था कि 810 मिलियन जो हैं इतने गरीब लोग हैं, इतने गरीब लोग थे 2015 में। 2015 में 810 मिलियन मतलब 81 करोड़, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का डाटा है। 81 करोड़ लोग जो हैं वो बहुत ही गरीब थे, ठीक है। तो इनका ग्राफ नीचे आ रहा था, जो कि सभी कंट्री प्रयास कर रही थी गरीबी को कम करने का, ग्राफ नीचे आ रहा था। लेकिन यही ग्राफ जब 2019 तक पहुंचा, समझ रहे हैं ना, मतलब जब कोविड के बाद एक तरीके से 2020 में यहाँ कोविड आया था, जो इंडिया था 2020 में मार्च के बाद, तो ये एक तरीके से क्या हुआ कि जो पॉवर्टी जो जिस रेट से कम आ रही थी, फिर से जो है पॉवर्टी इंक्रीज कर गई, इस तरीके से कुछ हो गया, समझ रहे हैं ना। तो बेसिकली ये हुआ कि ढेर सारे लोग जो हैं फिर से, लगभग एक डाटा कहता है कि लगभग जो है 60 मिलियन, समझ रहे हैं ना, 60 मिलियन, तो लगभग 600 मिलियन जो है, 60 करोड़, 600 मिलियन लोग जो हैं अभी भी जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। 600 मिलियन, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। तो 60 करोड़ लोग जो हैं अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं, जो कि डाटा एक तरीके से बहुत ही वो है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली पॉवर्टी की डेफिनेशन में रखा गया भाई पॉवर्टी किसको कहा जाए, इसमें दो पैरामीटर रखे गए, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो वर्ल्ड बैंक ये पैरामीटर रखती है भाई पॉवर्टी का, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है $2.15, और कोई व्यक्ति $2.15 जो है पर डे, इससे अगर कम कमाता है तो उसको कहेंगे एक्सट्रीमली पुअर है, समझ रहे हैं ना। और पुअर किसको कहा जाएगा, जो पॉवर्टी का है वो क्या है डाटा, $6.85, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए, $2.15 लगभग ₹200 हो जाएंगे। लगभग ₹200 से कम अगर कोई इंडिया में कमाता है तो एक्सट्रीमली पुअर है, और 500-600 रुपये से कम कमाता है तो एक तरीके से क्या है, पुअर है। तो इसमें इसमें जो है करोड़ों लोगों की संख्या जो है इसमें आ जाएगी, समझ रहे हैं ना। और इंडिया के साथ समस्या ये है कि इंडिया के पास जो है डाटा का अभाव है। जो अपना जो 2011 वाला जो डाटा है, जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लॉन्च किया था कि भाई कितने लोग पुअर हैं और कितने लोग एक्सट्रीमली पुअर हैं, उसके बाद जो है एक तरीके से कोई भी डाटा रिलीज ही नहीं हुआ। और फिलहाल जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है, इसके डाटा के अनुसार जो है कि पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज की है बाय 56 मिलियन। 56 मिलियन समझ रहे हैं आप, 5 करोड़, 5.5 करोड़ लोग जो हैं फिर से जो है एक तरीके से क्या हो गए, पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, जो कि कोविड उसके पीछे एक रीजन है, कोविड रीजन है। और हाल में चाहे आप यूक्रेन वॉर ले लें, उसको भी आप रीजन मान सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो 2019 में जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 47% लिव्ड इन द पॉवर्टी, ठीक है। एंड ग्लोबल इनइक्वालिटी रोज फर्स्ट टाइम इंडिकेट, तो ऐसा भी हुआ कि इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ी है, और गरीबों के ऊपर जो है एक तरीके से ज़्यादा असर पड़ा है इस पॉवर्टी का, ठीक है। अब आइए कि गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम वगैरह भी लॉन्च किया है या नहीं किया है, गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम वगैरह भी लॉन्च किया है या नहीं किया है, तो हाँ किया है। और इन सभी स्कीम्स के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे आयुष्मान भारत है, ठीक है। तो आयुष्मान भारत क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक। इसमें बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 5 लाख, तो 5 लाख एक तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इन दोनों के साझा तौर पे जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ठीक है। तो इसमें जो है एक तरीके से हेल्थ कवरेज है, ठीक, सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर मातृत्व वंदना, तो ये भी मैंने पहले पहले आपको सितंबर वाले मंथ में जो भी टॉपिक्स था उसमें मैंने कवर कराया था कि इसमें जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब इसमें रुपये दिए जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। 5,000 रुपीज डायरेक्ट इनके अकाउंट में भेजे जाते हैं। इसके अलावा 1,000 रुपये दिए जाते हैं जननी सुरक्षा योजना के तहत, ठीक है। तो टोटल टोटल 6,000 दिए जाते हैं फॉर फर्स्ट चाइल्ड, मतलब एक बच्चे के जन्म पे दिया जाता है फॉर फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना।
और जो भी एक तरीके से जो भी प्रेग्नेंट मदर्स हैं, ये सभी को कवर करता है। देन जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्योंकि उनको बेनिफिट वो गवर्नमेंट जॉब के थ्रू मिलता है, उनको बेसिकली जो है ये एक्सक्लूड किया गया है, उनको नहीं इंक्लूड किया गया है। ठीक। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, इसमें बेसिकली जो है एक तरीके से इसमें कवरेज करना है 75% रूरल, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के 75% पॉपुलेशन को इसमें टारगेट है कि कवर करना है। और जो अर्बन एरिया है, मतलब जो शहरी क्षेत्र है, इसमें 50% पॉपुलेशन को इसमें क्या करना है, कवर करना है। ठीक है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी नाम से पता चल रहा है कि लोगों के फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देना है। एक तरीके से 5 किलो जो है, 5 किलो समझ रहे ना, तो 5 किलो जो है फूड ग्रेन, 5 किलो फूड ग्रेन जो है प्रोवाइड किया जाता है पर पर्सन एक व्यक्ति पे पर मंथ। ठीक है। तो 5 किलो फूड ग्रेन, इसमें प्राइस जो है वो बहुत ही कम रखा गया है। जैसे राइस के लिए जो है, राइस के लिए 3 रुपी रखा गया है पर केजी, और राइस के लिए, वीट के लिए जो है वो 2 रुपी पर केजी रखा गया है वीट के लिए, और 1 रुपी रखा गया है कोर्स गेन के लिए, जो ज्वार बाजी रागरा है, ज्वार बाजरा रागी जो है वो बेसिकली उसके लिए 1 रुपी, तो कोर्स ग्रेन। तो आपसे फिर से जो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। जो ज्वार है वो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा इसकी उपज होती है, बाजरा की कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा उपज होती है, और रागी, जो रागी है उसका कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा उपज होती है। तो इसका आंसर आप देंगे कि ज्वार बाजरा रागी, इसमें कौन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा उपज होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आप एक बार सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक। अब आइए, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक। अब आइए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इसमें बेसिकली अर्बन भी है, तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में इसमें आ जाता है। और जो NRLM है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आ जाता है। ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, लाइवलीहुड जो है, जो लोगों के लाइवलीहुड है, मतलब एक आजीविका है, समझ रहे हैं ना, उसको किस प्रकार से लोगों को खुद से सशक्त किया जाए, उनको किस प्रकार से जो है उनकी आजीविका पे ध्यान दिया जाए, वो इसमें बेसिकली जो है कवर किया गया है ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी नरेगा, अगर पुराना लेक्चर आप कवर किए होंगे मेरा, तो महात्मा गांधी नरेगा वाला मैं डिटेल से मैंने कवर कराया था कि इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, 100 डे। कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में जाता है, रूरल एरिया में दिया जाता है। जो एडल्ट मेंबर होता है, मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए तभी मिलेगा। ठीक है। एडल्ट मेंबर, बच्चा जाएगा काम मांगने नहीं मिलेगा। ठीक है। तो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में एडल्ट, 5 किलोमीटर के अंदर, मतलब जहां भी व्यक्ति का घर है उससे 5 किलोमीटर के अंदर मिलेगा, समझ रहे हैं ना। और इसके अलावा 15 दिन के अंदर जो है आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो ये सभी डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और अनस्किल्ड वर्क, सिंपल सी बात है, इसमें स्किल्ड वर्क आपको नहीं होगा, अनस्किल्ड वर्क होगा, मतलब आपको कुछ ईंटें उठाने का काम मिलेगा या मिट्टी खोदने का काम मिलेगा। इस तरीके से जो है, जो भी दिहाड़ी लोगों पे काम बेसिस पे काम करते हैं, या जो खेती करते हैं छोटे मोटे खेत में, जिनके पास साल भर का काम नहीं होता है, तो वो जनरली महात्मा गांधी नरेगा के अंदर जो है वो काम करते हैं, ताकि उनको भी रोजगार मिल सके, अपना काम वो कर सकें। ठीक है। तो उसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना है, इसमें लोगों को स्किल एक तरीके से बढ़ाया गया। ऐसा देखा गया कि इंडिया में स्किल गैप है, काम तो है लेकिन काम जो है वो करने लायक नहीं है। तो जो कल मैंने कई तरह का अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस किया था, कल लेक्चर नहीं देखा है जाके कवर कीजिएगा, कई तरह का अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस किया था, कौन कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है। तो उसमें अगर स्किल का अभाव रहेगा, तो एक तरीके से काम तो है लेकिन स्किल नहीं है, तो लोगों को स्किल दिया जाए, समझ रहे हैं ना। तो प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना में यही है कि लोगों को स्किल दिया जाए। ठीक है। और उसके बाद जो है एक तरीके से ट्रेनिंग देके, प्रोवाइड ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि उनको एक तरीके से काम मिल सके। ठीक है। कौशल, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इसको एक तरीके से क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक। इसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी है, एक तरीके से इंश्योरेंस के लिए प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना है, और सुरक्षा बीमा योजना है। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना। तो ये आपको पता चाहिए, अनऑर्गेनाइज वर्कर है। ऐसा देखा कि कुल मिला के 42 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अनऑर्गेनाइज, मतलब दिहाड़ी बेसिस पे काम करते हैं, लेबरर हैं। ठीक है। ऐसे काफी लोगों की संख्या है। ठीक है। तो इनको किस प्रकार से एक तरीके से इंश्योरेंस स्कीम से जोड़ा जाए, तो LIC के तहत जो है, LIC के तहत जो है फंड मैनेजर इसको रखा गया, और 42 करोड़ लोग, समझ रहे हैं ना, जिनकी आय जो है 15,000 पर मंथ से कम हो, 15,000 पर मंथ से जिनकी आय एक तरीके से महीने की कम हो, उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। और एज जो है वो 18 से 40 के बीच में होना चाहिए, 18 से 40 ईयर के बीच में होना चाहिए। और जब 60 साल का ये व्यक्ति हो जाएगा, जब 60 ईयर का हो जाएगा, तब उसको 3,000 रुपया पर महीना, 3,000 रुपया पर महीना जो एक तरीके से क्या मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगा। तो पेंशन दिया जाएगा बुढ़ापे के, एक तरीके से ओल्ड एज सिक्योरिटी के लिए 3,000 रुपया मिलेगा, जो इसमें एक तरीके से इंक्लूड किए जाएंगे। तो ऐसे काफी लोग, जो 42 करोड़ लोग हैं,
वो बेसिकली जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दिहाड़ी बेसिस पे लेबरर हैं बेचारे, उनको एक तरीके से क्या हो, एक तरीके से ओल्ड एज में सिक्योरिटी मिल जाएगी उनको। आप बात समझ रहे हैं कितना उनको एक तरीके से फायदा होगा इससे, तो इसमें इंक्लूड किया गया है इनको, ठीक। इसके अलावा जो है कोविड-19 के टाइम पे जो है देखा गया कि भाई काफी लोगों के रोजगार छिन गए, तो ये प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि वाला जो है स्वनिधि वाला, इसके बारे में डिटेल से बताया था। जो वेंडर्स हैं, मतलब जो ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, जिनके पास परमानेंट सेटअप नहीं है, सड़क किनारे अपना दुकान लगाते हैं, सुबह लगाते हैं शाम को हटाते हैं, उनको इंक्लूड किया गया स्वनिधि में, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स को इंक्लूड किया गया। तो उसमें बेसिकली 10,000 रुपया जो है इनको दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। और बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी सिक्योरिटी के भाई आपको जो है ये पैसे मिलते हैं। आप आराम से इसको इंस्टॉलमेंट में चुकाइए, ठीक है। अगर आपने ठीक से चुकाया तो आपको 10,000 रुपया फिर से मिलेगा काम करने के लिए। तो ये बैंकिंग फैसिलिटी भाई बिना कोलेट्रल के गवर्नमेंट जो है बैंक आपको पैसा देगी, ठीक, जो भी स्ट्रीट वेंडर है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, तो आवास योजना जो है कि भाई 2022 तक जो है, इसमें आवास योजना भाई रूरल अलग है, अर्बन अलग है, ठीक है। तो जो ग्रामीण है वो अलग है। पहले इंदिरा आवास योजना था, तो इंदिरा आवास योजना को ही जो एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करके प्राइम मिनिस्टर आवास योजना आया था, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो है 25 स्क्वायर मीटर, एक तरीके से 250 स्क्वायर फीट हो गया, तो 25 स्क्वायर मीटर जो है इतने का आपको इस प्लेस मिलेगा, ठीक है। और एक तरीके से उसमें भी एक रखा गया है कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है या क्या है, तो जो भी घर की महिला रहेगी, जो भी वुमेन होल्डर रहेगी, उसके नाम पे जो है ये हाउस मिलेगा, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट भी हो सके, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस का ये था, समझ रहे हैं ना। इसमें शुरुआत में टारगेट रखा गया था कि 5 करोड़ लोगों को जो है एलपीजी सिलेंडर जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर इसके टारगेट को इंक्रीज किया गया और 8 करोड़ लोगों को जो है एलपीजी सिलेंडर, समझ रहे हैं ना। 8 करोड़ गरीब लोगों को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो थी, उनको बेसिकली टारगेट रखा गया था। बाद में इसको इंक्रीज किया गया और भी जो एक तरीके से कम्युनिटी थी उसको भी एक तरीके से इसमें इंक्लूड किया गया, समझ रहे हैं ना। और फिलहाल टारगेट रखा गया कि 1 करोड़ और, ये तो 1 करोड़ और जो है ऐसे लोगों को जो है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अनुसार जो है 2011 के अनुसार जो कि गरीब हैं, उसको इंक्लूड किया गया है। और ये भी जो है एक तरीके से जो घर की महिला है उसके नाम पे जो है एक तरीके से ये एलपीजी सिलेंडर जो है ये बेनिफिट दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम्स जो थी, जो कि एक तरीके से गरीबी को कम करने के लिए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे घर बनाना हो, समझ रहे हैं ना, चाहे वो रोजगार को लेके हो, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक। तो आज ऑलरेडी जो है हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किया, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हम लोगों ने शुरुआत में ही डिस्कस किया, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही जो हम लोग कवर करते रहेंगे। फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।